इंडियन पॉलिटिक्स में जब कोई ग्रास रूट पॉपुलैरिटी जो होती है वह पॉलिटिक्स से कनेक्ट होती है, तब रिस्क भी अचानक बहुत बढ़ जाते हैं। और ऐसे में इन आवाजों को शांत कर दिया जाता है। कैसी मिस्ट्री जिसका जिक्र आज भी तेलंगाना की पॉलिटिकल मेमोरी में अलाइव है। कई लोग मरते हैं और हिस्ट्री उन्हें भूल जाती है, लेकिन कुछ मौत ऐसी होती हैं जो सवाल बनकर जिंदा रहती है। 26 मई 1999 को ललिता काम से घर वापस आई और एक मीटिंग के लिए बाहर गई, लेकिन फिर कभी घर लौटकर नहीं आई। इन हत्यारों ने उनके बॉडी पार्ट्स को जो पुलिस स्टेशन है, चौटुपल पुलिस स्टेशन, उसके सामने फेंक दिया। शी वॉज ब्रूटली मर्डर्ड। सिर्फ 25 साल की एज में वो इतनी पावरफुल बन गई कि गवर्नमेंट और पावर में बैठे लोग उनसे डरने लगे। एक सवाल गूंजने लगा, आखिर एक गाने वाली औरत से इतना डर किस बात का था? नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। कुछ समय पहले मैं तेलंगाना मूवमेंट के बारे में पढ़ रहा था और उसमें एक लाइन रिपीटेडली मेंशन हो रही थी। सम वॉइसेस बिकम सो पावरफुल that they stop sounding like art and start sounding like resistance। और honestly ये लाइन मेरे दिमाग में काफी देर तक ठहर गई, क्योंकि जनरली जब हम सिंगर्स के बारे में सोचते हैं तो हम एंटरटेनमेंट, स्टेज शोज, फेम, म्यूजिक इमेजिन करते हैं। लेकिन हिस्ट्री में कुछ सिंगर्स ऐसे भी हुए हैं जिनके गाने गाने नहीं रहे, वे पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन गए। और इंडिया के रीजनल मूवमेंट्स में अगर एक ऐसी वॉइसेस की बात करें तो तेलंगाना मूवमेंट में एक नाम बहुत स्ट्रांगली सामने आता है, बेली ललिता। इंटरेस्टिंगली बात ये थी कि वो केवल फोक सिंगर नहीं थी, वो केवल फोक सॉन्ग नहीं गा रही थी, वो ओपनली सिस्टम को क्वेश्चन करती थी। और धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ग्रो होने लगी कि वो कल्चरल फिगर से पॉलिटिकल सिंबल बनने लगी। हर मूवमेंट में एक आवाज होती है। तेलंगाना मूवमेंट में यह आवाज थी बेली ललिता, जो सिर्फ 25 साल की थी। लोग उनके गाने सुनने आते थे, फिर उनकी बातें सुनने लगे, फिर धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगे। ना तो वो कोई चीफ मिनिस्टर थी, ना एमपी थी, ना किसी पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से ही बिलोंग करती थी। फिर भी उनका नाम ऐसे लोगों के बीच डिस्कस होने लगा जो आमतौर पर एक फोक सिंगर को, एक लोक गायक को सीरियसली नहीं लेते। पूरे तेलंगाना में सिर्फ एक सवाल गूंजने लगा, आखिर एक गाने वाली औरत से इतना डर किस बात का था? फिर एक ऐसा वक्त आया जब उनका नाम सुनते ही लोग गाने नहीं, एक मिस्ट्री को याद करने लगे। एक ऐसी मिस्ट्री जिसका जिक्र आज भी तेलंगाना की पॉलिटिकल मेमोरी में अलाइव है। कभी कभी एक आवाज सिर्फ गाती नहीं, वो पूरे सिस्टम को अनकंफर्टेबल कर देती है। और इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कई लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने ऐसी स्पीचेस दी हैं, ऐसे स्लोगन बनाए हैं, ऐसे मूवमेंट्स लीड किए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने सिर्फ गाने गाकर रेजिस्टेंस को क्रिएट किया, प्रतिरोध पैदा किया। उन्हीं में से एक नाम है बेली ललिता। आज बात करेंगे बेली ललिता के बारे में। बेली ललिता का जन्म तेलंगाना के एक सिंपल रूरल बैकग्राउंड में हुआ। वो अपनी फैमिली में 7 भाई बहन थे। उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी और वे एक दरअसल स्पिनिंग मिल में लेबरर के रूप, मजदूर के तौर पर काम करती थी। वो किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आई थी, उनके पास कोई प्रिविलेज नहीं था, कोई मीडिया बैकिंग नहीं थी, कोई पावरफुल कनेक्शन नहीं थे। उनकी दुनिया गाँव, लोकल कल्चर और तेलंगाना की जो फोक ट्रेडिशंस हैं उसके आसपास ही ग्रो हो रही थी। जो लोक परंपराएं हैं तेलंगाना की, वे ही उनके इर्द गिर्द थी। बेली ललिता एक ट्रेडिशनल ओगू कथा सिंगर थी। बचपन से ही उनका कनेक्शन म्यूजिक से था। जो गाँवों के फेस्टिवल्स होते हैं, मेले होते हैं, लोकल गैदरिंग्स होती हैं, कल्चरल परफॉर्मेंसेस वहाँ करती थी। प्यार से लोग उन्हें तेलंगाना गाना कोकिला कहते थे, यानी कि तेलंगाना की कोकिल, तेलंगाना की नाइटिंगेल। उन्होंने तेलंगाना कला समिति की भी स्थापना की थी। प्रॉपर एजुकेशन न होने के बावजूद उन्होंने स्पिनिंग मिल में मजदूर के तौर पर काम करते हुए जो उनके लिव्ड एक्सपीरियंसेस थे, जो उनके अनुभव थे,
उनका इस्तेमाल किया और ऐसे गाने लिखे जिसे तेलंगाना के लोगों ने, खासतौर से वहाँ की औरतों ने डीपली उसके साथ रेजोनेट किया, उसके साथ उनका लगाव जुड़ा। सिर्फ 25 साल की एज में वो इतनी पावरफुल बन गई कि गवर्नमेंट और पावर में बैठे लोग उनसे डरने लगे। और स्लोली लोग एक चीज नोटिस करने लगे कि उनकी आवाज सिर्फ मेलोडियस नहीं थी, उसमें इमोशंस थे, उसमें मिट्टी की महक थी। वो पॉलिश्ड अर्बन परफॉर्मर जैसी नहीं लगती थी, वो अपने जैसी अपनी लगती थी। और शायद इसी वजह से रूरल ऑडियंस इमोशनली उनके साथ कनेक्ट होते थे। 90s का तेलंगाना फ्रस्ट्रेशन का जो फेज चल रहा था, उसमें काफी लोगों ने फील किया कि तेलंगाना रीजन को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली नेग्लेक्ट किया जा रहा है विद इन अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश। और इसी एनवायरनमेंट में बेली ललिता के सॉन्ग जो हैं वे पॉपुलर होने लगे, वो वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस बन गए। उनके सॉन्ग्स जो हैं, उनके जो गीत हैं, उनमें सिर्फ मनोरंजन नहीं है, उसमें किसानों का जो संघर्ष है, फार्मर्स की स्ट्रगल वो है, उसमें लोकल आइडेंटिटी है, और तेलंगाना के जो इग्नोर्ड इमोशंस हैं उनको वे आवाज देते थे। वो सिर्फ एक लोक गायिका नहीं थी, वो रूरल तेलंगाना की कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन की आवाज बन गई थी, पर्सोनिफिकेशन करने लगी थी। हिस्ट्री में रीजनल मूवमेंट सिर्फ पॉलिटिशियन से पावरफुल नहीं बनते, वो तब पावरफुल बनते हैं जब कॉमन पीपल इमोशनली कनेक्ट करने लगते हैं। और बेली ललिता एग्जैक्टली यही इमोशन कनेक्शंस क्रिएट कर रही थी। देश भर के रीजनल मूवमेंट्स में ऐसा देखने को मिलता रहा है, उत्तराखंड में देखने को मिला है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की, जहां देखने को मिला। गांव जो है उनमें उनकी जो परफॉर्मेंस होती थी उसमें तमाम भीड़ इकट्ठी होती थी। लोग उन्हें केवल सिंगर की तरह, गायक की तरह नहीं देखते थे, वो उन्हें मूवमेंट की आवाज की तरह देखते थे। और इसीलिए आज भी उनका नाम एक अनरिजॉल्व्ड पॉलिटिकल मिस्ट्री के तौर पर याद किया जाता है। बेली ललिता सिर्फ गाने नहीं गा रही थी, वो रूरल तेलंगाना जो है उसकी आवाज बनी थी, और तेलंगाना उनमें अपनी आवाज सुन रहा था। कभी कभी एक आर्टिस्ट इतना इन्फ्लुएंशियल हो जाता है कि वो कल्चर से पॉलिटिक्स पर पहुंच जाता है। यही बेली ललिता के साथ भी हुआ। वो ओपनली स्पीच देने लगी, भाषण देने लगी, पॉलिटिकल इश्यूज रेज करने लगी, और तेलंगाना आइडेंटिटी को एग्रेसिवली डिफेंड करने लगी। उनकी पॉपुलैरिटी रैपिडली ग्रो होने लगी, और ये ग्रोथ सिर्फ कल्चरल लेवल तक अब सीमित नहीं रह गई, अब वो पॉलिटिकल स्पेस में पहुंच गई। जब सेपरेट तेलंगाना स्टेट की डिमांड उभरी, तब वे उसकी वॉइस बन गई। उन्होंने डागा पड्डा तेलंगाना सभा में दिल से गाने गाए। वो भोंगीर, वारंगल, मेडक, महबूब नगर में सेपरेट तेलंगाना मूवमेंट की आइकन बन गई। उन्होंने हैदराबाद में प्रोस्टिट्यूशन में धकेली गई महिलाओं के रेस्क्यू के लिए भी काम किया, और भी तमाम सोशल इश्यूज पर उन्होंने काम किया। यहीं से उनकी इमेज चेंज होने लगी। अब वो एक लोक गायिका नहीं रही, वो पॉलिटिकली रेलेवेंट पर्सनालिटी बन गई। जब कल्चर आइडेंटिटी से कनेक्ट हो जाता है, तब आर्ट सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं रहता, बल्कि काफी इन्फ्लुएंशियल बन जाता है। हिस्ट्री में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिला है। जब आर्ट मासेस को इमोशनली यूनाइट करने लगता है, तब पावर स्ट्रक्चर उसे सीरियसली लेने लगता है। ये जो गीत हैं, ये आंदोलनों को, मूवमेंट्स को कई बार खतरनाक बना देते हैं, क्योंकि स्पीच जो है वे लॉजिक को इन्फ्लुएंस करती हैं, लेकिन म्यूजिक इमोशंस को मोबिलाइज करता है। एट दैट टाइम अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, इसमें जो टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी है, उसकी सरकार थी एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि बेली ललिता की जो पॉपुलैरिटी ग्रो कर रही थी, वो इन पॉलिटिकल सर्कल्स तक पहुंच चुकी थी। और फिर एक और डेवलपमेंट हुआ। समाजवादी पार्टी, माना जाता है कि बोलंगीर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन टिकट के बारे में ललिता पर विचार कर रही थी, और वहीं से उनकी इमेज एक कल्चरल एक्टिविस्ट से पॉलिटिकल चैलेंजर की तरफ शिफ्ट होने लगी। और इंडियन पॉलिटिक्स में जब कोई ग्रास रूट पॉपुलैरिटी जो होती है वह पॉलिटिक्स से कनेक्ट होती है, तब रिस्क भी अचानक बहुत बढ़ जाते हैं, और ऐसे में इन आवाजों को शांत कर दिया जाता है। कई लोग मरते हैं और हिस्ट्री उन्हें भूल जाती है, लेकिन कुछ मौत ऐसी होती हैं जो सवाल बनकर जिंदा रहती है। 26 मई 1999 को ललिता काम से घर वापस आई और एक मीटिंग के लिए बाहर गई, लेकिन फिर कभी घर लौट कर नहीं आई। उन्हें किडनैप किया गया, फिर असॉल्ट किया गया, फिर इतनी ब्रूटली कुल्हाड़ी से उन पर हमला किया गया कि उनके बॉडी पार्ट्स को 17 अलग अलग टुकड़ों में डिसमेंबर कर दिया गया।
बाद में इन हत्यारों ने उनके बॉडी पार्ट्स को जो पुलिस स्टेशन है, चौटुपल पुलिस स्टेशन, उसके सामने फेंक दिया। शी वॉज ब्रूटली मर्डर्ड। इस इंसिडेंट ने तेलंगाना रीजन को डीपली शॉक कर दिया, क्योंकि लोगों के लिए सिर्फ मर्डर नहीं था, ये एक सांकेतिक हमला था, सिंबॉलिक अटैक था। शुरुआती जो फेज था उसमें सस्पिशन ये था कि पॉलिटिकल डायरेक्शन में ये मर्डर किया गया है। कई एक्टिविस्ट और ऑब्जर्वर्स ने एलिगेशंस रेज किए कि टीडीपी जो एस्टेब्लिशमेंट जो है, शायद उसने ये हत्याएं करवाई होंगी। रीजन बहुत सिंपल था कि ललिता को एंटी एस्टेब्लिशमेंट तेलंगाना वॉइस माना जा रहा था और उस समय पॉलिटिकल जो पुलिस नेक्सस था उसे लेकर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। और इंडिया में जब किसी पॉलिटिकल वोकल फिगर की वायलेंट डेथ होती है तो पब्लिक सस्पिशन नेचुरली स्टेट पावर की तरफ होता है। लेकिन कंट्रोवर्सी और कंफ्यूजन यहीं पर खत्म नहीं हुए। एक नया एंगल भी आया जिसे नईम एंगल कहा जाता है। लेटर इन्वेस्टमेंट जो थी उनमें मल्टीपल रिपोर्ट्स जो हैं ग्रेजुअली एक गैंगस्टर की तरफ इशारा कर रही थी। एक पूर्व नक्सलवादी, फॉर्मर नक्सलाइट है नईमुद्दीन। पुलिस ने लेटर ये क्लेम किया, पुलिस ने बाद में ये बाकायदा दावा किया कि नईम गैंग ने ही शायद ये किलिंग एग्जीक्यूट की है। और नईम का जो नेटवर्क है वह है क्रिमिनल, पॉलिटिकल, पुलिसिंग सिस्टम, इन सबको ओवरलैप करता हुआ एक बहुत बड़ा नेक्सस। और इस वजह से केस और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं था कि किसने मर्डर किया, क्वेश्चन ये भी था कि क्या क्रिमिनल नेटवर्क इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे थे या पॉलिटिकल सिस्टम का प्रोटेक्शन उन्हें मिला हुआ था। इसी एम्बिग्युइटी ने बेली ललिता केस को केवल क्राइम स्टोरी नहीं रहने दिया, बल्कि एक पॉलिटिकल मेमोरी बन गया। कुछ ऐसे सवाल जो कभी खत्म नहीं हुए। लोग आगे चले जाते, पीपल मूव ऑन from facts faster than they move on from unanswered questions। आज भी तेलंगाना में कई लोग बिलीव करते हैं कि पूरा सच कभी भी पूरी तरह से अनकवर होगा ही नहीं। एंड ऑनेस्टली इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये अनकॉमन नहीं है जब केसेस में पॉलिटिक्स, क्रिमिनल नेटवर्क्स और स्टेट सिस्टम ओवरलैप करते हैं। तब ऑफिशियल कंक्लूजन्स और पब्लिक जो भरोसा है, विश्वास है, उसके बीच में हमेशा एक अंतराल रहता है, एक डिस्टेंस रहता है। बेली ललिता का केस भी एग्जैक्टली इसी इमोशनल स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। उनके सपोर्टर्स के लिए वो सिर्फ विक्टिम नहीं थी, वो एक सिंबल थी, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, तेलंगाना आइडेंटिटी and the danger faced by voices that become influential outside traditional power structures। पावर सिर्फ इलेक्शन से कंट्रोल नहीं होती, कभी कभी पावर नैरेटिव से भी कंट्रोल होती है। और नैरेटिव्स को चैलेंज करने वाले लोग खतरनाक मान लिए जाते हैं, बाधा मान लिए जाते हैं। बेली ललिता के पास कोई आर्मी नहीं थी, कोई पॉलिटिकल डायनेस्टी नहीं थी, कोई कॉर्पोरेट बैकिंग भी नहीं थी, उनके पास केवल अपनी आवाज थी। और इतिहास ने बार बार ये साबित किया है कि कभी कभी एक आवाज सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए काफी होती है। और शायद इसीलिए उनकी डेथ को दशकों बाद भी उनका नाम तेलंगाना की पॉलिटिकल मेमोरी में, उनकी जो राजनीतिक स्मृति है उसमें जिंदा है। नॉट जस्ट एज अ सिंगर बट एज अ क्वेश्चन दैट मेनी पीपल स्टिल बिलीव was never and will never be fully answered।